बस मछली पकड़ना, और कुछ नहीं आपको करना है। मछली पकड़ो, खाना पीना खाओ, बस मौज करो, किला मत बनाओ, सेना मत रखो। किया, पता चला तो फिर तो अंदर जितना दिन तक सर्वाइव करने का, जितना दिन तक का भोजन है, पानी है, सब व्यवस्था है, तो उतना दिन तक तो आप ठीक है रह लोगे। उसके बाद कहाँ, आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़, और हम टैक्स देते भी, लेकिन ब्रिटेन के संसद में बैठ के तुम हम पर टैक्स लगा रहे हो। हम अमेरिकी हैं और हम पर टैक्स लगाओ, हम टैक्स देंगे तुमको? नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में चर्चा किया। हमने बताया कि आखिर कर्नाटक में दूसरी बार क्यों युद्ध हुआ। पहला बार तो युद्ध हुआ था कि यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसको लेकर के युद्ध हुआ, यूरोप में शुरू हुआ। तो एक्चुअल में ब्रिटेन और फ्रांस वहाँ झगड़े, तो उसका असर भारत में भी दिखा। अब ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी भारत में भी था, तो यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गया। और फिर 1748 में वो लड़ाई, मतलब वहाँ पर संधि हुआ एक्स-ला-शापेल का, तो यहाँ भी संधि हो गया, मतलब शांत हो गया पूरा मामला। फिर आगे चल करके सेकेंड, मतलब कर्नाटक में फिर से वॉर हो जाता है। क्यों? हैदराबाद का निजाम जो था, यानी कि नवाब, वो मर जाता है। ठीक है, तो मर जाता है, तो अब नया नवाब बनता है। ठीक है, नासिर जंग। लेकिन नासिर जंग तो वैध उत्तराधिकारी था। ये सारी कहानी हमने बताया है पिछली क्लास में, ठीक है, आप जरूर देखे होंगे। तो नासिर जंग हैदराबाद का नवाब बनना चाहते हैं। अब ब्रिटिशर्स नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं, ब्रिटिश कंपनी वाले, और फ्रेंच कंपनी वाले क्या करते हैं, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं। अब ये कौन है, क्या है, कैसे सपोर्ट करता है, ये आप उस क्लास में जरूर जा करके देखें। ठीक है, आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हैदराबाद अंततः होता क्या है, युद्ध के बाद 1754 में, यानी कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है, पौंडीचेरी में संधि होता है तब, तो एक्चुअल में होता क्या है कि हैदराबाद में सलाबत जंग, जो फ्रेंच कंपनी का सपोर्टर होता है, वो बैठता है, और कर्नाटक में मोहम्मद अली खान, जो ब्रिटिश कंपनी का सपोर्टर होता है, वो बैठ जाता है। अंत में ये युद्ध का कहानी रहती है। ठीक है, ये कहानी है पूरा सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बारे में। ये हमने पिछली क्लास में बता रखा है। अब ये कैसे युद्ध होता है, इसका क्या कहानी है, पूरा प्रोसीजर, हर चीज़ हमने बताया है। आप जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में। तो ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर आप पढ़े होंगे, तभी आपको ये ज़्यादातर अच्छी तरीके से मतलब समझ में आएगा। और उससे पहले फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कर्नाटक में एक बार वॉर शुरू हुआ तो वो सब सारे वॉर आपस में क्या है ना, कनेक्टेड है। ठीक है, और ये युद्ध ना, ये डिसाइड कर रहा है कि भारत में आगे आने वाले टाइम में कौन शासन करने जा रहा है, भारत में या भारत के राजनीतिक प्रभुत्व पर किसका कब्जा होने वाला है। तो ये युद्ध डिसाइड करता है, तृतीय कर्नाटक। और ये युद्ध का शुरुआती दौर, ये आखिर शुरू क्यों हुआ? क्या भारत में ऐसा कंडीशन बना था? नहीं, कंडीशन बना यूरोप में। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था, 7 साल चलने वाला युद्ध। इसको मिनी वर्ल्ड वॉर बोला जाता है, जो 1756 से 1763 तक चला था। ये शायद आप सुने होंगे, या फिर कभी ना कभी जरूर नाम सुने होंगे आप, कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, 7 सालों के लिए युद्ध हुआ था वहाँ पर यूरोप में। अब उसमें हुआ क्या था कि प्रसा एक, मतलब जर्मनी के अंदर था उस समय, लेकिन प्रसा उस समय ताकतवर था, मजबूत था। तो प्रसा क्या है ना कि ऑस्ट्रिया बगल में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। ठीक है, आप मेटरनिक का नाम तो आपने सुना होगा ना, मेटरनिक। तो मेटरनिक वहीं का चांसलर था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का, बहुत ही तानाशाह था। तो ऑस्ट्रिया, वो प्रसा का जो शासक है, वो क्या करता है कि ऑस्ट्रिया के इलाके पर मतलब हमला कर देते हैं। ठीक है, और इस हमले में होता क्या है, 2 गुट में बट जाते हैं। प्रसा की तरफ ब्रिटेन चला जाता है और ऑस्ट्रिया की तरफ ये फ्रांस चला जाता है, और भी रूस वगैरह, स्वीडन वगैरह भी चले जाते हैं। तो इस तरीके से डिवाइडेड हो जाता है। और एक्चुअल में सप्तवर्षीय युद्ध अगर बोला जाए तो शुरू ही क्यों हुआ था, तो ये एक्चुअल में जानते हैं, शक्तिशाली कौन है यूरोप में, शक्ति का संतुलन किसके पास है, बैलेंस किसके पास है पावर का, इसको लेकर के 7 साल तक युद्ध चला है यूरोप के अंदर। ये मेन जर रहा है, शक्ति का बैलेंस को लेकर के किसके पास रहेगा पावर। अब इसमें फ्रेंच और ब्रिटेन, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन आपस में प्रतिस्पर्धा हर जगह पर करते थे, जहाँ जहाँ जाते थे। आप देखिए उत्तर अमेरिका में, यानी नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है, वहाँ पर आप देखिए तो इनके साथ ही युद्ध होता है, युद्ध शुरू हो जाता है।
1754 में भी आप देखिएगा तो फ्रेंच एंड इंडियन वॉर उसको बोला जाता है, तो वो भी शुरू हो जाता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, जिसमें फ्रांस बुरी तरह हारता है। तो ये कंपटीशन चलते रहता है। भारत में जब वो दोनों कंपनियां आती है, अमेरिकी ये ब्रिटेन और फ्रेंच कंपनी, तो इन दोनों के बीच भी कर्नाटक में आप देख ही रहे कि कैसे युद्ध कर रहे हैं ये लोग, मतलब आपस में कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रहा है। और भी सारी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा चलता था, लेकिन फ्रांस जो है मजबूत देश था ना यूरोप में, और ब्रिटेन भी मजबूत था। आपको याद होगा हमने बताया था कि नौसेना दुनिया में सबसे बेहतर ब्रिटेन का हो गया था जब वो स्पेनिश आर्मडा को हराया था। ये चीज़ें हमने बता रखा है, ठीक है। स्पेनिश आर्मडा दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, स्पेन का नेवी। लेकिन जब स्पेन का नेवी को हरा देता है अटलांटिक महासागर में, तब जाकर के जो है ब्रिटेन का नेवी सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो सब देखिए, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन सारी कंपनियों के बीच में होता है, लेकिन फ्रांस ज़्यादा टक्कर दे पाता है ब्रिटेन को, इसलिए क्योंकि फ्रांस से ज़्यादा मजबूत था यूरोप में भी। समझ मेरा बात। अब शुरू होता है कहानी क्या कि वहाँ पर 1756 ईस्वी में युद्ध शुरू हो जाता है। कहाँ पर, ध्यान देना, यूरोप में, ठीक है। एक प्रसा का गुट बना और एक ऑस्ट्रिया का गुट बना, मतलब एक जर्मन गुट बना, एक ऑस्ट्रियाई गुट बना, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस, ऐसे समझो आप। तो एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ फ्रांस है, और इन दोनों के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो हुआ गया 1758 ईस्वी में, 1758 में भारत में, ध्यान देना, युद्ध शुरू हो रहा है यहाँ पर, ध्यान देना, युद्ध शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है, इस वाले इलाके में, और भारत है यहाँ पर। तो युद्ध शुरू हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद जो है ब्रिटेन और फ्रेंच कंपनी यहाँ पर है, ठीक है। तो युद्ध यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पर उसका असर दिखने लगा। तो जैसे युद्ध शुरू हुआ तो 1758 में क्या हुआ, 1758 ईस्वी में एक नया गवर्नर को भेजता है, कहाँ पर, यहाँ पौंडीचेरी में, मतलब कर्नाटक में, खास करके आप समझो, भारत में भेजता है। कौन, फ्रांस का, जिसका नाम होता है काउंट डी लाली। अब आपको ध्यान में होगा कि हमने बताया था, देखिए मुख्य पात्र के नाम है यहाँ पर, देखिए आपको ध्यान में होगा कि हमने बताया था जब सेकंड कर्नाटक वॉर बता रहा था तब, कि डुप्ले को ना 1754 ईस्वी में, मतलब 1754 ईस्वी में वापस बुला लेता है। डुप्ले कहाँ होता है, भारत में, और वही सेकंड कर्नाटक वॉर में वही मेन भूमिका निभाता है, ठीक है। अब डुप्ले को वापस इसलिए बुलाता है कि कंपनी का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। अब फ्रांस की सरकार बोलता है, एक्चुअल में देखो फ्रांस कंपनी क्या था, सरकारी कंपनी था, तो फ्रांस का सरकार बोलता है कि तुम खर्चा ज़्यादा कर रहा है भाई, युद्ध कर रहा है तो खर्चा तो बढ़ेगा ना। तो फ्रांस, ये लॉजिक भी हमने बताया था पिछली क्लास में, आप जरूर देखना, वो सब बहुत काम का चीज़ है। तो फ्रांस वाले डुप्ले को वापस बुलाते हैं 1754 में, और 1754 में ही एक नया कमिश्नर जनरल को भेज देते हैं, गोडेहू नाम रहता है उसका, कहाँ पर, पौंडीचेरी में, मतलब भारत में। और ब्रिटिशर्स से बोलते हैं कि जा कर के तुम, मतलब उसको अपने देश से कंट्रोल मिलता है, गोडेहू को बोलते हैं कि जा कर के तुम ब्रिटिशर्स के साथ जो है ना, सेकंड कर्नाटक वॉर जो चल रहा था, तो उस समय भेजा था 1754 में। गोडेहू को बोला कि जा कर के तुम पौंडीचेरी में जाकर के संधि करो, और मतलब पूरा युद्ध को समाप्त करो, झूठ मूठ के टेंशन नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो पौंडीचेरी में गोडेहू आता है और 1754 में संधि होता है, जिसके तहत सेकंड कर्नाटक वॉर समाप्त हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है। आपको अगर स्पीड लग रहा हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा हो बढ़िया से, तो आप जरूर देखें वो चीज़ें, ठीक है, पिछले क्लास वाला। बार बार हम रिकमेंड इसलिए कर रहे, हम किसी का नहीं करते, लेकिन इसलिए कर रहे क्योंकि वो ज़रूरी है। वो नहीं पढ़ेंगे तो ये थर्ड कर्नाटक वॉर समझ में नहीं आएगा, बढ़िया से आएगा, ऊपर ऊपर समझ में आएगा, डीपली जो समझने की कोशिश करवाना चाहते हैं वो एक बार जरूर देखना, ठीक है। सारे कर्नाटक में जो थर्ड 3 गो वॉर हुए हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब देखो, तो काउंट डी लाली, अब गोडेहू तो फिर वापस चला जाता है, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल कोई बचा नहीं, तो नया कमांडर इन चीफ समझो, तो एक तरह से गवर्नर जनरल के तौर पर काउंट डी लाली को 1758 में भारत में भेज देता है। कौन, फ्रांस के लोग, ठीक है। अब वो कंपनी का ये नया गवर्नर समझो तो चीफ बन करके आता है, फ्रांसीसी सेनापति समझो तो रणनीति का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान में रखना है यहाँ पर कि
इसी समय 1757 ईस्वी में आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि 1757 में प्लासी में, बंगाल वाले इलाके में, आप ध्यान देना, इस वाले इलाके में, मतलब इधर ये अगर बंगाल है तो इस वाले इलाके में जो है बंगाल में 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो सेकेंड कर्नाटक वॉर में यहाँ पर रहता है ना, वो सेकेंड कर्नाटक वॉर 1754 में ख़त्म, रॉबर्ट क्लाइव 1757 में यहाँ पर पहुँच जाता है। क्यों पहुँचता है वो भी आपको कहानी, बहुत ज़बरदस्त कहानी है 1757 वाला, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ से एक लेटर भेजता है, यहाँ के जो मतलब समझो तो जो निगरानी करने वाला होता था अधिकारी, उसको मार के भगा देता है सिराजुद्दौला, वो लेटर लिखता है इसको, ये फिर जाता है सेना लेकर के वहाँ पर, समझ रहा है 1757 में। अब तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ रहता नहीं, तो एक नया सैन्य अधिकारी होता है ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, जिसका नाम होता है सर आयर कूट। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। देखो, कर्नल आयर कूट नाम है इसका। ठीक है, ये ब्रिटिश की तरफ से मतलब लड़ने वाले हैं, और ये काउंट डिलाली फ्रेंच कंपनी की तरफ से लड़ने वाले हैं थर्ड कर्नाटक युद्ध में। मोहम्मद अली का कोई खास रोल नहीं रहा है, ये कर्नाटक का नवाब है तो है, हाँ है, बात खत्म। सेकंड कर्नाटक मतलब जो वॉर हुआ था ना, तो कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को बना दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो इसका कोई खास मतलब रोल नहीं रहा है थर्ड कर्नाटक युद्ध में, इसको अभी रहने दो। मतलब देखो, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, ये तुलना हम आपको करके सारा चीज़ समझा देंगे। ठीक है, आप तनाव न लें। ठीक है, अब देखो, अब कहानी समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको शायद पता होगा, फ्रेंच कंपनी का नेतृत्व ये कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व ये कर रहा है सर आयर कूट। अब पता है, जब डुप्ले वापस गया था ना, तो हम आपको एक नाम बताए थे, वो बुस्सी, मार्क्विस बुस्सी नाम था उसका, बुस्सी को उसने हैदराबाद में बैठा दिया था डुप्ले, मतलब वो एक तरह से समझो तो कमांडर था सेना का। ठीक है, वो हैदराबाद में बैठा दिया। हैदराबाद का इस समय कौन है, मतलब सेकंड कर्नाटक युद्ध के बाद कौन शासक बना था हैदराबाद का? सलाबत जंग, ध्यान रखना, सलाबत जंग नाम है जो हैदराबाद का नवाब है। ठीक है, ध्यान रखना, हैदराबाद का नवाब है ये सलाबत जंग। और बुस्सी की बात कर रहे हैं, मार्क्विस बुस्सी नाम है इसका। ठीक है, मार्क्विस बुस्सी, ध्यान रखना। तो मार्क्विस बुस्सी जो है ये हैदराबाद में रहता है, और हैदराबाद जिसे देखो सलाबत जंग कोई खास उसके पास पावर रहते नहीं, तो ये फ्रेंच जो सेना नायक होता है यानी कि कमांडर होता है, यही क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है और इसकी सेना को प्रशिक्षण करता है अपने ढंग से। तो ब्रिटिशर्स कभी इस पर हमला नहीं करेगा क्योंकि फ्रेंच वाला यहाँ है। तो हैदराबाद का सपोर्ट फ्रेंच कंपनी को मिल रहा था। ठीक है, अभी काउंट डी लाली जब आया ना, तो ये दूरदर्शी था नहीं, डुप्ले बहुत समझदार था, बहुत दूरदर्शी था, शायद वो होता तो माहौल कुछ और बन जाता। ठीक है, लेकिन उसको बुला लिया था, वो क्या कारण था हमने बताया है पिछले क्लास में। अब देखो, काउंट डी लाली जो है ये क्या करता है, 1758 में जब भारत में आता है ना, तो आते ही साथ क्या करता है, ये बुस्सी को बोलता है कि भाई आ जा तू वापस पौंडीचेरी। ध्यान रखना, फ्रेंच कंपनी का जो मुख्यालय होता है वो पौंडीचेरी होता है, और ब्रिटिश कंपनी का मुख्यालय मद्रास होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, मद्रास और ये पौंडीचेरी, इसका मुख्यालय का नाम है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स का मुख्यालय मद्रास और यहाँ पौंडीचेरी, ये ध्यान रखना, तमिलनाडु के अंदर ही है सब। तो मतलब उस समय, अभी भी तो शायद तमिलनाडु के अंदर ही है। अब देखो, तो काउंट डी लाली क्या करता है, 1758 में हैदराबाद से बुस्सी को कहता है भाई तू पौंडीचेरी में वापस आ जा। ठीक है, हमको अटैक करना है कहीं पर, और ये क्या करता है ना, पौंडीचेरी को छोड़ मद्रास पर जाकर के अटैक कर देता है 1758 में। क्यों? इसका असर सप्तवर्षीय युद्ध, ध्यान देना, सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ पर चल रहा है, यूरोप में, और यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है, 1756 में शुरू हुआ है, 1758 में ये क्या कर दिया, मद्रास पर अटैक कर दिया, भारत में इसका असर देखने को मिल गया। ठीक है, अटैक कर दिया कि मद्रास को अब कब्जा कर लेंगे, मद्रास पर कब्जा कर लेंगे। अब देखो, जैसी बुस्सी आया तो हैदराबाद का तो सपोर्ट खो दिया ना, अब हैदराबाद किसको सपोर्ट करेगा, ये तुरंत पहुंच जाता है हैदराबाद के पास, उससे मतलब अपना साठगांठ बैठा लेता है, हाथ में ला लेता है, और क्योंकि ये भी जान रहा है फ्रेंच वाले वैसे भी बाहर जाने वाले हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये क्या करता है, इससे हाथ मिला लेता है। हालांकि इस युद्ध में इसका कोई खास रोल नहीं है थर्ड कर्नाटक में, इस युद्ध में यही दोनों आपस में लड़ेंगे, खास रोल नहीं है, बस ऊपर ऊपर बात ऐसी चलता है।
बाद में जाकर के ये इससे संधि करता है, बाद में थर्ड कर्नाटक युद्ध जब खत्म हो जाता है तब ये संधि करता है इससे, ताकि बचे रहे, हमारा अस्तित्व बचा रहे इसलिए। अब देखो, तो काउंट डी लाली जो है पौंडीचेरी को छोड़ करके मद्रास पर जाकर के अटैक कर देता है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का इलाका था। अब ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सोचो, ये कमांडर इन चीफ, ये बुस्सी भी आ गया है कमांडर, और इधर से ये अकेले सर आयरकोट और इसके बहुत मतलब प्रशिक्षित सेना, ये सब दोनों में युद्ध होता है। कहाँ पर, तो सबसे पहले तो ये 1758 में आता है। यहाँ पर एक इलाका होता है, इसका नाम है सेंट फ्रेडरिक करके नाम है, एक जगह है, किला का नाम है, ठीक है ना। सेंट फ्रेडरिक एक किला का नाम है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स का ही किला था, वो नाम सेंट फ्रेडरिक ही था शायद, तो ब्रिटिशर्स का ही था, ठीक है। अब इस किला को ये जीत लेता है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली क्या करता है कि आता है 58 में, बुस्सी को बुलाता है, ब्रिटिशर्स के किला को जीत लेता है। फिर ये क्या करता है कि ये कब करता है, 1759 में, ध्यान देना, 1759 में, ठीक है। हालांकि 58 में ही जाता है, 59 तो गलत होगा कहना, 59 में नहीं। और फिर क्या करता है 1760 में, क्या करता है कि ये पूरा तैयारी करता है, और तैयारी करके 1760 में वांडीवर्स में जाकर के युद्ध शुरू हो जाता है। वांडीवर्स एक्चुअल में देखो पौंडीचेरी का ही एक मतलब पौंडीचेरी से 20 किलोमीटर दक्षिण का इलाका था, अभी तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो आप समझो वांडीवर्स में, वांडीवर्स, ठीक है, वांडीवर्स का युद्ध होता है 1760, ठीक है, जनवरी में होता है शायद, हाँ जनवरी में होता है 1760 में वांडीवर्स में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें फ्रांस के कंपनी मतलब फ्रेंच लोगों को बुरी तरह मारता है। और एक चीज़ और ध्यान देना, मतलब बुरी तरह इसको मारा तो ज़रूर, अब ये पौंडीचेरी भी कब्जा कर लिया, है ना। तो गए थे मद्रास को लेने, मतलब इसको कहा जाता ना कि गए थे डिप्लोमा लेने, डिग्री भी गंवा के आ गए, वो वाला हाल है। तो मतलब ये गए थे कि मद्रास को छीन लेंगे, पता चला पौंडीचेरी भी खो गए। अब इधर पौंडीचेरी ही नहीं खोए, सब चीज़ खो दिया है, ध्यान से समझना, पौंडीचेरी तो खो ही दिए हैं। और इसी में बुस्सी बेचारा मारा जाता है ये वांडीवर्स के युद्ध में, ठीक है। तो पौंडीचेरी ही सिर्फ नहीं खोए हैं, कर्नाटक में नहीं, यानी भारत से पौंडीचेरी गया, कर्नाटक का पूरा कहानी गया। और उत्तर अमेरिका में कनाडा खो दिए फ्रेंच ने, मतलब फ्रेंच कंपनी ने, यानी फ्रांस के लोगों ने, ऐसे बोलो, मतलब उत्तर अमेरिका से कनाडा खो दिए, भारत से पौंडीचेरी चला गया। तो इसलिए नहीं कहा जाता गए थे, मतलब यूरोप में चल रहा था वहीं पर रखते, दूसरी कॉलोनी में आप क्यों लड़ने चले गए, ये गलत है ना। तो उसका भुगतान कीजिए फिर। एक्चुअल में कनाडा किस तरीके से हुआ है, देखिए, हमने एक वर्ड स्टार्टिंग में बताया था आपको, फ्रेंच एंड इंडियन वॉर, ठीक है। पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कनाडा वाला कहानी क्या है। तो देखो, लाली की सबसे बड़ी गलती क्या रही, सबसे बड़ी गलती वो बुस्सी को बुला लिया, हैदराबाद से नहीं बुलाता ना बुस्सी को, तो होता क्या, हैदराबाद का सेना भी उसको सपोर्ट कर देता काउंट डी लाली को, तो आसानी से जीत सकता था। देखो, लाली ने हैदराबाद से अपने अनुभवी कमांडर बुस्सी को वापस बुला लिया, जिससे फ्रांसीसी का समर्थन कमजोर हो गया। हाँ, समर्थन मिला ही नहीं, है ना, समर्थन कहाँ मिला, वैसे हैदराबाद का समर्थन मिल जाता। आगे देखो, वांडीवर्स के युद्ध के बारे में बात करते हैं। देखो, जनवरी में 1760 में वांडीवर्स में युद्ध हुआ था। यह तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक मतलब महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश कमांडर थे कर्नल आयरकोट, और काउंट डी लाली जो फ्रेंच कमांडर थे, फ्रांसीसी सैनिक के नायक थे। अब इस लड़ाई ने फ्रांसीसी ताकत को कमजोर किया और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत बना दिया। युद्ध का परिणाम क्या रहा, तो आप जान ही सकते हैं। युद्ध का परिणाम ये रहा कि अब फ्रांस का कंपनी भारत में व्यापार तो कर सकती है छोटे मोटे स्तर पर, लेकिन राजनीतिक प्रभुत्व नहीं बना सकती है। जब ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था ना, तो पौंडीचेरी को एकदम तहस नहस कर दिया, पूरा ब्लास्ट, हर चीज़ मिट्टी में मिला दिया, जमीन दोज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमीन दोज कर दिया। यानी पूरा जो भी मतलब
उसका व्यवस्था था, किला उला सब ढहा के एकदम जमीन के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि अगली बार आप किला नहीं बना सकते, फैक्ट्री नहीं बनाओगे आप, ठीक है, आप सेना वगैरह नहीं रखना है, समझ यार बात, इसलिए वैसा कर दिया, जमीन दोज कर दिया पूरा पौंडीचेरी को। तो ये कहानी है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का। और देखो थोड़ा सा यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने लिया है, हाँ एक चीज़ तो आपको हम बताया नहीं, जैसे जो वन दिवस का युद्ध हुआ ना, तो वन दिवस के युद्ध में ये लोग हार गए, फ्रेंच वाले लोगों ने, फ्रेंच कंपनी जब हार गया तो ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी में पहुंच गया। अब पौंडीचेरी में पहुंचना तो पता है पौंडीचेरी का किला था ना, तो किला के अंदर फ्रेंच लोग थे, तो किला के अंदर थे, तो बाहर चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने घेर रखा, और घेर रखा तो जितने दिन का भोजन ये लोग किला के अंदर रखे थे वो उतने दिन तक चलो सरवाइव कर लिए। लेकिन उसके बाद जो भी भोजन आएगा बाहर से रोक लेगा सब, है ना। अब किला के अंदर आप हो, किला के बाहर ब्रिटिश सेना है, तो किला के बाहर से कोई भोजन या सपोर्ट तो आ नहीं सकता ना, चारों तरफ ब्रिटिश सेना बिछा हुआ है। तो अंदर जितना दिन तक सरवाइव करने का, जितना दिन तक का भोजन है, पानी है, सब व्यवस्था है, तो उतना दिन तक तो आप ठीक है रह लोगे। उसके बाद कहाँ, आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा, है ना। तो हुआ क्या, 1760 में वन दिवस का युद्ध हारे, और पौंडीचेरी के किला में जब घेराबंदी कर लिया ब्रिटिश सेना ने, तो घेराबंदी करने की वजह से क्या हुआ, लगभग 8 महीने तक घेराबंदी किया, 8 महीना। उतने दिन तक तो झेल नहीं पाए ये लोगों ने, भूख और तबाही से ये लोग मरने लगे। फिर 1761 में जनवरी में, 16 जनवरी को शायद 1761 में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिए फ्रेंच लोगों ने कि भाई मुझे छोड़ दो, मर रहे हैं सब लोग भूख के मारे, पानी प्यास मारे, समझ रहे। तो ये दिक्कत था, तो इसलिए ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो ये देखो, हाँ 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण कर दिया था फ्रांसीसी सेना, क्योंकि घेराबंदी 8 महीने तक लगातार चला था, ठीक है। ये समझ में आ गया बात। चलो और कुछ है, हाँ प्लासी का और कर्नाटक के युद्ध का महत्वपूर्ण संबंध देखो हम जहाँ तक समझते हैं ना, जहाँ तक हमको लगता है फ्रेंच कंपनी वाले थोड़ा सा, मतलब फ्रांस वाले, पता नहीं हम कैसे क्या बोले, एक्चुअल में ये गवर्नमेंट संचालित कंपनी था ना, और ब्रिटिश कंपनी क्या है 80 को कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था, तो सब व्यापारी प्राइवेट लोग थे, तो वो लोग अपना तुरंत निर्णय ले लेते थे। गवर्नमेंट से कोई निर्णय पास करवाना है तो टाइम लगता है। एक्चुअल में जहाँ तक मेरा समझ है 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स का ध्यान तो 1757 में प्लासी में चला गया था, बेटा लो प्लासी, ध्यान देना, बंगाल में। तो फ्रेंच कंपनी को अगर युद्ध ही करना था ब्रिटिशर से, तो 1757 में ही शुरू कर देता, 58 में क्यों शुरू किया, 57 में करता तो शायद हो सकता है ऐसा कोई मजबूरी रहा हो, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि 1757 में अगर युद्ध शुरू कर दिया होता तो दो मोर्चा पर कैसे संभाल पाता ब्रिटिशर्स, या तो बंगाल को छोड़ना पड़ता या कर्नाटक को छोड़ना पड़ता, है ना। तो उस समय युद्ध करते तो शायद जीत भी सकते थे फ्रेंच लोग, लेकिन पता नहीं, डुप्ले था ही नहीं यहाँ पर, दूरदर्शिता जिसके दिमाग में था वो था ही नहीं यहाँ पर, तो ये चीज़ें दिक्कत है। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सेकेंड वाला मतलब पिछले वाला क्लास जरूर देखना, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें हमने बताया और वो क्लियर तरीके से बताया ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो ज़रूर आप देखना, वो आप देखेंगे ना तो आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। चलो तो अगला देखते हैं, युद्ध का औपचारिक और समापन परिणाम। देखो 1763 में, जाहिर सी बात है, देखो 1763 में वहाँ यूरोप से 56 में शुरू हुआ कहानी, युद्ध शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध, तो यहाँ भी उसका असर 1758 में देखने को मिला। और 1763 ईस्वी में 63 में वहाँ पर संधि हुआ पेरिस में, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त करने के लिए, तो वहाँ संधि हुआ, तो यहाँ भी जो है ना भारत में भी वो संधि का असर दिखा और यहाँ भी युद्ध समाप्त हो गया, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के साथ समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये तीनों कर्नाटक युद्ध का जो है हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो कंपेयर करने से पहले थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि वो कनाडा वाला मामला क्या है, ठीक है। जो हम बोल रहे कि इधर भारत से कर्नाटक गया, मतलब भारत से पौंडीचेरी का कहानी गया, भारत से मतलब उनका राजनीतिक प्रभुत्व गया, उधर उत्तर अमेरिका से चला गया। तो देखो कैसे काम हुआ है ये समझो। उसको फ्रेंच एंड इंडियन वॉर बोला जाता है, आप समझ लो, फ्रेंच एंड इंडियन वॉर 1754 से 1763 ईस्वी तक हुआ था उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका देख रहे हो ना कहाँ पर है, देखो ये है उत्तर अमेरिका, ठीक है, ये वाला इलाका, ठीक है।
और यहाँ पर है ये भारत है, ये यूरोप है, ठीक है, ध्यान देना। अब ये उत्तर अमेरिका में ये कनाडा वाला इलाका आप ऐसे समझो, ठीक है। तो एक्चुअल में ना देखिए, अब इधर मिसिसिपी नदी मान लेते हैं कि ये वाला इलाका मिसिसिपी नदी है। कौन सा नदी है? मिसिसिपी नदी है, ठीक है, ये रिवर है, नदी है, ठीक है, ध्यान देना। अब मिसिसिपी नदी ये है, इसके पश्चिम में ध्यान देना, देखो फ्रांस का जो इलाका है, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन, तो दो यहाँ पर पहुँचे। तो फ्रांस वाले क्या कर दिए कि इस वाले इलाके को, पूरा ऊपर वाला इलाका आप समझो तो फ्रांस वाला का अंडर था, और इधर वाला इलाका पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ध्यान देना। तो हालांकि इधर वाला ये पूरा कोस्टल एरिया ना लगभग ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो ब्रिटेन जो है इधर 13 को कॉलोनी बनाया हुआ था, ठीक है। अब वो कॉलोनी में आबादी बढ़ रहा था, लोग विकास कर रहे थे, जनसंख्या बढ़ रहा था। तो वो लोग क्या करना चाहते थे कि वो लोग और फैल रहे थे, तो वो लोग पश्चिम की तरफ जाना चाहते थे, इधर की तरफ, ठीक है, ये वाला इलाके की तरफ जाना चाहते थे, इधर, ठीक है, कोस्टल एरिया से यानी तटीय इलाका से इधर जाना चाहते थे, क्योंकि फैल रहे थे, आबादी बढ़ रहा था, जनसंख्या बढ़ रहा था, तो उनको ज़रूरत था ज़मीन का, जगह का, तो वो और इधर फैल रहे थे। ब्रिटिश कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। अब देखो, अब ये है फ्रेंच, मतलब फ्रांस का इलाका। अब ये फ्रांस वाले इलाका में ये समझो कि इधर है न्यू फ्रेंच का इलाका, ठीक है, न्यू फ्रेंच यहाँ पर, और मिसिसिपी नदी इधर मान लेते हैं, ये है मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी के पश्चिम में है लुसियाना, ठीक है, लुसियाना एक जगह है, लुसियाना, ठीक है। ये एक्यूरेट जगह हमने देखा नहीं है, लेकिन आपको हम इतना बता देते हैं कि मिसिसिपी नदी जो है उसके पश्चिम साइड में यानी वेस्ट साइड में, ठीक है ना, पश्चिम में, मिसिसिपी नदी के पश्चिम में लुसियाना जगह था, ठीक है। तो न्यू फ्रेंच से लेकर के वो कहाँ तक जाना चाहते थे? लुसियाना तक जाना चाहते थे, मतलब फ्रेंच लोग अपना विस्तार करना चाहते थे वो इधर, और ब्रिटिशर्स इधर बढ़ना चाहते थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर के इन दोनों में युद्ध शुरू हो गया था 1754 ईस्वी से ही। मतलब आप देखोगे तो ऊपर ऊपर मतलब थोड़ा सा आपको देखेगा, लेकिन ये चीज़ें कब एग्रेसिव हुआ तो सप्तवर्षीय युद्ध के टाइम में। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में शुरू हुआ और 1759 में यहाँ पर शुरू हो गया था। क्यूबेक शहर है एक, ठीक है, यहाँ पर एक क्यूबेक शहर है इसी वाले इलाके में। अब हम शहर देखे नहीं हैं, लेकिन हाँ मिसिसिपी नदी के शायद उसी के आसपास है। क्यूबेक नाम का एक शहर है। कौन सा है? क्यूबेक, ठीक है। क्यूबेक शहर के मतलब पश्चिम साइड में आप देखिएगा क्यूबेक शहर है, तो इसके पश्चिम साइड में एक टीला था, पहाड़ी वगैरह आप समझो थोड़ा सा, तो उस पर अपना सेना लगा के ब्रिटिशर्स चले जाते हैं। और क्यूबेक शहर के जस्ट मतलब ये टीला है ना, तो टीला के नीचे एक प्लेन्स ऑफ अब्राहम नाम का एक जगह है, खाली मैदान था, प्लेन्स ऑफ अब्राहम उसको बोलते हैं। तो वो खाली जगह में क्या हुआ कि युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। एक तरफ से ब्रिटिशर्स जो अपना दिमाग लगाए और एक तरफ से फ्रेंच। तो उसमें युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में, 1759 में, ध्यान देना 1759 में युद्ध शुरू हो गया क्यूबेक के पास, ठीक है, क्यूबेक शहर में। और उसमें जो है, अब देखो एक चीज़ आप ध्यान देना, उसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। कारण क्या है? देखो हम पहले भी बताए अभी बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स उस समय के टाइम में, मतलब 18वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में आप देखो तो ब्रिटिशर्स दुनिया के सबसे बड़े नेवल पावर थे, यानी नेवी का ताकत सबसे ज़्यादा था उनके पास। तो उसने क्या किया ना, ये जो अटलांटिक महासागर है ना, तो इस वाले इलाके पर उसने अटलांटिक महासागर को घेर लिया। यानी घेरा किस लिए कि ना तो यहाँ से कोई इधर जाएगा और ना ही यहाँ से कोई इसको सपोर्ट मिलेगा। तो फ्रांस यहाँ था, इसको घर से कोई सपोर्ट ही नहीं मिला इसको, ठीक है। और ब्रिटिश कंपनी को घर से खूब सपोर्ट मिला, ये ब्रिटिश वाला इलाका, तो यहाँ से खूब सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन है? ब्रिटिश कंपनी का ही नेवी है ना, यानी कि ब्रिटिश लोगों का ही, ब्रिटेन का ही यहाँ पर नेवल पावर है। तो उसने अटलांटिक महासागर को घेर लिया था, इसलिए फ्रांस बेचारा कैद होकर के रह गया, उसको घर से एक ठुप सपोर्ट नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण फ्रांस यहाँ पर हार गया। क्यूबेक शहर पूरा का पूरा ब्रिटेन जीत जाता है। अब जब ब्रिटेन जीत जाता है क्यूबेक शहर पूरा का पूरा, तो जाहिर सी बात है युद्ध वगैरह हुआ, बहुत सारा खर्चा वगैरह भी हुआ, तो युद्ध जीत गया।
तो फ्रांस का कहानी यहाँ भी ख़त्म है, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि इधर कनाडा हार गया और इधर भारत में ये पौंडीचेरी हार गया, ठीक है। इसलिए बोले थे हम कि ये स्थिति आपको सप्तवर्षीय युद्ध का कारण देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है। इसलिए इसको फर्स्ट मिनी वर्ल्ड वॉर बोला जाता है, मिनी वर्ल्ड वॉर बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध को, क्योंकि यहाँ शुरू हुआ युद्ध, ये सब आपस में जूझ गए, इधर भी युद्ध शुरू हो गया, इधर भी युद्ध शुरू हो गया, जहाँ जहाँ वो लोग गए वहाँ वहाँ कॉलोनी में वगैरह में युद्ध शुरू कर दिए। तो ये कहानी है। अब पता है तो कुछ इलाका जो था मतलब थोड़ा सा, तो वो क्या किया पता है, मॉन्ट्रियल नाम का एक जगह था, ठीक है, मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल है शायद। तो मॉन्ट्रियल नाम का एक जगह था जो फ्रांस के कंट्रोल में था, यहीं उत्तर अमेरिका में, ठीक है। अब इसी इलाके में है, अब कहाँ है वो एक्यूरेट हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है, ठीक है। आप जरूर अगर सर्च करना अगर आपको पता हो तो, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, ये अमेरिका के इतिहास में पढ़ना है। हमारा मेन टॉपिक क्या था, थर्ड कर्नाटक युद्ध, लेकिन हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे, कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझो मॉन्ट्रियल नाम का एक जगह था, यहीं पर है इसी इलाके में। तो मॉन्ट्रियल फ्रांस के कब्जे में था, वो 1760 में क्या कर दिया, मतलब जस्ट एक साल बाद शायद 1760 या 61 में, आप ध्यान देना, ठीक है ना। वो क्या करता है जाकर के ब्रिटेन को, 60 या 61 हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना भाई। तो वो जाकर के क्या करता है, ब्रिटेन को कहता है भाई हम आत्मसमर्पण करते हैं, मतलब हमको भी अपने में मिला लो, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉलोनी में वो भी मॉन्ट्रियल शहर भी मिल जाता है, ठीक। अब ये लुइसियाना पर कब्जा तो मतलब उसका फैला हुआ था फ्रांस कंपनी का। अब जब 1763 ईस्वी में संधि होता है ना, तो पता है ब्रिटेन को क्या क्या मिलता है, पता ही आपको, कनाडा का पूरा हिस्सा मिल गया जो फ्रांस कब्जा किया हुआ था, सब मिल गया, ठीक है। और ये भारत में पौंडीचेरी वगैरह सब ले लिया था, लेकिन हाँ संधि हुआ तो पौंडीचेरी को छोड़ दिया गया कि जाओ कोई दिक्कत नहीं है जाओ, लेकिन अगला वर्ष, लेकिन हाँ पूरा पौंडीचेरी को तबाह कर दिया, और मतलब उसके किले को। और 1763 का जो पेरिस का संधि हुआ था, 1763 में जो संधि हुआ पेरिस में, तो उस संधि के तहत हुआ क्या कि फ्रांस को, कनाडा तो हार ही गया है, इधर भी युद्ध हार ही गया है, लेकिन हाँ व्यापार करने का छूट दिया गया। लेकिन हाँ आपको किला नहीं बनाना है, सैन्य नहीं रखना है, नॉर्मल आप व्यापार करो, चुपचाप घर जाओ, ये शर्त था, ठीक है। इसलिए छोड़ा गया, इनको पौंडीचेरी वापस दे दिया गया था, इसलिए उस और कुछ नहीं है। और ये चीज़ें हो गया। अब इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रांस को कुछ नहीं दिया गया, बस 2 छोटा छोटा द्वीप दे दिया गया था, सेंट पियरी करके कुछ द्वीप था, और एक यूरी टाइम, पता नहीं द्वीप का नाम ध्यान में नहीं है, बस इतना आप समझो 2 द्वीप था छोटा छोटा, जहाँ उनको दे दिया गया किनारे पर कि आप बस मछली पकड़ना और कुछ नहीं आपको करना है, मछली पकड़ो, खाना पीना खाओ, बस मौज करो, किला मत बनाओ, सेना मत रखो। किया पता चला तो फिर समझ में आ गया। तो ये स्थिति है। अब उसके बाद ये जो इलाका है ना वेस्ट इंडीज वाला, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीप इनको दे दिया गया, जहाँ पर चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता था। किस चीज़ का? चीनी का उत्पादन जहाँ ज़्यादा होता था, उस वाले इलाके को मतलब इनको दे दिया गया 2-3 को द्वीप इधर फ्रांस को। ये पेरिस के संधि में ये सब डिसाइड किया गया है, ठीक है ना, ये सब चीज़ अब ध्यान रखें। तो फ्रांस के पास एक लुसियाना वाला जगह था, मिसिसिपी नदी के पश्चिम वाला। तो ये फ्रांस क्या कर दिया ना कि स्पेन, यहाँ पर देखो स्पेन एक देश है, ठीक है ना, तो स्पेन को दे दिया, उसका सहयोगी था फ्रांस का, स्पेन को दे दिया कि भाई तू रख ले लुसियाना, मेरा ये जो है ना लुसियाना तू ही रख ले, नहीं तो मेरे से फिर छीन लेगा ये ब्रिटेन वाला, है ना, अभी संधि कर रहे हैं, युद्ध हार चुके हैं तो ले भी सकते हैं, इसलिए तू ही रख ले। तो पहले ही दे दिया था लुसियाना को, तो वो बचा रहा, ठीक है। ये पूरा कहानी है, मतलब 1763 में संधि हुआ, कर्नाटक में यहाँ पर युद्ध का समाप्ति हुआ, और इसका असर आप देख ही सकते हैं, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में। अभी हमको उतना नहीं जानना, अभी बस कर्नाटक पर फोकस करते हैं, ठीक है। बस ये इसलिए बताया ना कि आप कनेक्ट कर पाए, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, और अगर आंसर वगैरह लिखना है ना तो आंसर में अगर आप ये चीज़ें बता देते हैं, कनेक्शन अच्छे से कर देते हैं उत्तर अमेरिका को और ये भारत और यूरोप का, तो आपका आंसर में ये दम आएगा ना, लगेगा जैसे हाँ पढ़ा लिखा है कोई, इस तरीके से मतलब
एक होता है ना कि आंसर में मजबूती आ जाती है। अब देखो तीनों कर्नाटक युद्ध जो हमने पढ़ा है अभी तक, उन तीनों का थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में हुआ, 48 में खत्म। एक सापेल का संधि हुआ, 48 में कहानी खत्म। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 में शुरू हुआ, 1749 में 54 में खत्म हो गया, और वहाँ पांडिचेरी के संधि के साथ कहानी खत्म। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 में शुरू हुआ 58 में, और 63 में पेरिस की संधि के तहत खत्म। तीन को कर्नाटक युद्ध हुआ। तीनों का देखो यहाँ पर क्या मतलब, ये एक्चुअल में हम लोगों ने ये चीज़ें सोचा है, तो मतलब हम आपको बताते हैं। देखिए ये पहला जो युद्ध था ना, ये प्रैक्टिस मैच था एक तरह से। वो प्रैक्टिस मैच कर रहे थे ये दोनों भारत के धरती पर, कि कैसे देखते हैं तो नहीं यहाँ पर क्या क्या होता है, नवाबों के साथ मिल करके कैसे काम करवाते हैं। और दूसरा रणनीति की जीत होता है यहाँ पर। भारतीय राजाओं के साथ मतलब रणनीति दिमाग लगा करके उनको अजरा देते हैं आपस में, और जीत हासिल कर लेते हैं। ये अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर तो पूरे निर्णायक लड़ाई करते हैं कि भारत के राजा तो सब साइड रहे, हम लड़ेंगे और ये प्रभुत्व जमाएंगे। ठीक है। अब पता है एक चीज़ आप ध्यान दो, इसका पूरा कॉन्सिक्वेंस अगर आप देखिएगा, पूरा मतलब दीर्घकाल का परिणाम आप देखिएगा, ये सप्तवर्षीय युद्ध और कर्नाटक का थर्ड युद्ध और उधर फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के बारे में। अच्छा एक चीज़ और आप थोड़ा सा आप ध्यान देना कि यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, तो हमने बार बार बोला कि फ्रेंच और एंड इंडियन वॉर बोल रहे हैं बार बार हम। ठीक है, ये आप ध्यान देना। ये कब हुआ था? 1754 से 63 ईस्वी तक। देखो हम फ्रेंच तो समझ में आता है कि चलो फ्रांस यहाँ पर कब्जा किया था तो फ्रेंच नाम दे। ये इंडियन कहाँ से यहाँ पर आ गया? क्या इंडियन लोग थे यहाँ पर? भारत तो था ही नहीं, भारत तो इधर। इंडियन वॉर कहाँ से नाम दे दिया गया यहाँ का जो युद्ध हुआ, जो क्यूबेक शहर में युद्ध हुआ था? कैसे? कन्फ्यूजन दूर करते, एक मिनट बस शब्दों। देखो जब नए समुद्री मार्ग की खोज पर निकला था ना कोलंबस और वास्को डी गामा, आपको ये सारा चीज़ हमने बता रखा है, बस उसी को रिकॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप अगर सीक्वेंस में सारा वीडियो देखें ना तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि देखो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो सब सीक्वेंस में ही पढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ अच्छे से अगर जानना चाहते हैं ना तो सारा वीडियो बेसिक से पार्ट बाई पार्ट करके आप देखो। ठीक है, तो बहुत क्लियर नजर आएगा, नॉलेज होगा। अब देखो इंडियन वॉर के बाद जब कोलंबस निकला था ना भारत की खोज में, और वास्को डी गामा में भी निकला था, तो कोलंबस पहुंच गया था यहाँ पर अमेरिका में। ठीक है, और उसको लगा ना कि हम भारत के पूर्वी तट वाले इलाके में छोटे छोटे जो द्वीप है, पहले द्वीप आता है बड़ा महाद्वीप है, तो बड़ा महाद्वीप से कनेक्ट होने से पहले कुछ कुछ छोटे छोटे द्वीप हमको नज़र आते हैं। मतलब ऐसा ज्योग्राफिकल रूप से ऐसा नॉलेज मतलब बताया जाता है, ऐसा सिद्धांत है एक तरह से। तो जब ये छोटे छोटे ये जो द्वीप दिख रहे हैं ना, इस पर जब वो पहुंचा था ना कोलंबस, तो वो बोला कि हम भारत के पूर्वी छोर पर पहुंच गए हैं, और यहाँ के लोगों का मतलब कलर टोन और भारत के इस वाले इलाके का लोगों का कलर टोन लगभग सेम दिखता है, क्योंकि सेम जोन में पड़ते हैं ना, इसलिए। अब सेम जोन में पड़ते, इक्वेटर के आसपास आप देखो तो पड़ते हैं, तो इसलिए अब यहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोलना शुरू कर दिया था कोलंबस ने। और वो नाम इतना प्रचलित हुआ था ना, इतना प्रचलित हुआ था कि पूरे अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको आज तक रेड इंडियन बोला जाता है। जो मूल नेटिव्स हैं उनको आज तक रेड इंडियन के नाम से बोला जाता है। अब एक्चुअल में यहाँ पर इंडियंस क्या कर दिए थे, मतलब इंडियंस नहीं, ध्यान देना, वो जो रेड इंडियंस है अमेरिका के मूल निवासी, वो यहाँ पर थे और वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन हमको कॉलोनाइज करे, ब्रिटेन हम पर शासन करे, इसलिए उसने फ्रांस को सहायता कर दिया था। जब ये युद्ध हुआ था ना क्यूबेक में, तो फ्रांस को सपोर्ट किया था वहाँ के नेटिव्स ने, वहाँ के मूल निवासी ने, अमेरिका के, उत्तर अमेरिका के। तो इसलिए अब चूंकि ब्रिटेन जहाँ जहाँ जीता है ना, सब चीज़ों का इतिहास अंग्रेजी में लिखा है, तो ब्रिटेन ही लिखा है, और ब्रिटेन लिखा है इतिहास, तो उसने क्या कर दिया है कि रेड इंडियंस ना बोल करके उसको इंडियंस बोल दिया, और फ्रेंच और इंडियन मिल करके जो वॉर किए हैं यहाँ पर, जो युद्ध किया है, इसलिए उसका नाम फ्रेंच एंड इंडियन वॉर रख दिया है। और कुछ नहीं है, ये बस नाम का बिगाड़ा हुआ वो चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा बात? इसका नाम अभी भी चेंज करने की लोग कोशिश करते हैं, कई सारे दूसरे नाम बताते हैं, लेकिन अभी भी यही नाम पॉपुलर है। ठीक है, ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कहानी है। ठीक है,
तो अब थोड़ा सा आपको हम फिर से बताते हैं। हाँ, महत्व और अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं, कंसिक्वेंस बताने की कोशिश कर रहे थे कि दीर्घकालिक परिणाम क्या हो। देखो पहला चीज़, इस सप्तवर्षीय युद्ध, कर्नाटक का थर्ड युद्ध, और आप देखिएगा फ्रेंच एंड इंडियन वॉर का, इसका परिणाम क्या हुआ पता है? अल्टीमेटली परिणाम आप सोच के देखिए, ब्रिटेन दुनिया का सबसे पावरफुल शक्ति बन गया। समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे पावरफुल शक्ति उस समय बना था, ठीक है, 18वीं सदी में। मतलब उसके सामने कोई था ही नहीं। औपनिवेशिक शक्ति एक तरह से आप समझो। आपको हम बताएंगे ये औपनिवेशिक शक्ति क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है आगे के क्लासों में, लेकिन बस इतना समझो कि उस समय दुनिया का सबसे पावरफुल शक्तिशाली वो उपनिवेश बनाने वाला औपनिवेशिक शक्ति बन गया। इस तरीके से आप समझो, मतलब देश बन गया, ये समझो। उसके सामने कोई नहीं उस समय टक्कर में। दूसरा चीज कि भारत में जो कर्नाटक हारा, तो भारत में अब फ्रांस का तो स्थिति खत्म ही कर दिया। यानी भारत में अब किसी भी राजा को हरा सकते हैं, क्योंकि उधर बंगाल हरा दिया बैटल प्लासी 1757 में, ध्यान देना। और 1764 में जस्ट एक साल बाद बक्सर में हराता है, मतलब सारे भारतीय राजाओं का मिक्सअप रहता है युद्ध, वो भी हरा जाता है ब्रिटेन। तो सोचो ब्रिटेन कितना पावरफुल बना है। तो भारत में वो अपना दबदबा बना के रखेगा, कर्नाटक हैदराबाद के नवाब को कठपुतली की तरह नचाएगा, ये सारा कंट्रोल उसके पास आ जाता है ब्रिटेन के पास, और फ्रांस का स्थिति खत्म ही कर देता है, लगभग उसका राजनीतिक प्रभुत्व तो खत्म कर देता है भारत से। ये समझ में आ गया? दो चीजें समझ में आ गया। तीसरा चीज पता है क्या हुआ? अमेरिका में जो क्रांति हुआ है, अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, ये इसी युद्ध का परिणाम था। कैसे? तो जो अमेरिका में जो युद्ध हुआ, अब ब्रिटेन देखो तीनों जगह युद्ध किया है, ठीक है। तो जब युद्ध किया है ना, तो उसका खर्चा भी तो बढ़ा है ना। तो खर्चा बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि अमेरिका के जो मूल 13 को जो कॉलोनाइज किया हुआ था, उन पर ब्रिटेन ने कर लगा दिया, टैक्स, जिसको स्टाम्प एक्ट बोलते हैं, ठीक। स्टाम्प एक्ट नाम से एक टैक्सेशन, मतलब टैक्स लगाया। अब वो कैसा टैक्स होता है? कोई भी दस्तावेज वगैरह, कॉपी कलम, किसी भी तरीके का कागज से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ अगर है तो उस पर टैक्स लगेगा, और भारी मात्रा में लगाया था ताकि युद्ध का खर्च थोड़ा सा मेंटेन किया जा सके। हर जगह पर टैक्स लगाया था, वहाँ भी लगाया था। तो अमेरिका के जो लोग थे ना, जो 13 को कॉलोनी बनाया हुआ था, वो एक्चुअल में पहले ब्रिटेन से ही आए थे। ब्रिटेन, उधर आप देखिए स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उस वाले इलाके से ही वो यूरोप के जो भी बिगड़ैल लोग होते थे उनको यहाँ पर भेज दिया जाता था अमेरिका में, कि जाओ उधर रहो चुपचाप, अपना वो महाद्वीप को गंदा करो, इधर मत रहो। समझ में आ बात? तो वहाँ के जो लोग थे ना, वो एक्चुअल में अपने आप को समझते थे कि हम ब्रिटिश वासी ही हैं, और मतलब उनके दादा परदादा थे। लेकिन वो जब यहाँ पर अमेरिका में जब रहने लगे, तो इनको लगा कि हम तो अब अमेरिकन हो गए हैं। लेकिन उनको ये पता था कि हम अमेरिकन हैं तो हम स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में उस समय विधि का शासन चलता था, विधि का, नियम का शासन चलता, नियम के आगे कोई नहीं था। तो अगर किसी पर हम टैक्स लगाते हैं ना, संसद में किसी पर टैक्स पारित कर रहे हैं, तो जिस पर टैक्स लगा रहे हो उसका सहमति होना चाहिए कि हाँ हम देंगे टैक्स आपको, उसका कारण बताओ, उसका सहमति होना चाहिए, तब वो देगा। लेकिन यहाँ के जो निवासी थे ना, ये लोग जो उत्तर अमेरिका के जो निवासी थे, जो 13 को कॉलोनी था, उपनिवेश के जो लोग थे, उन्होंने बोला कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। क्यों दे टैक्स तुमको? हम युद्ध तुमने किया, हम क्यों टैक्स दे? दूसरी चीज, हम टैक्स देते भी, लेकिन ब्रिटेन के संसद में बैठ के तुम हम पर टैक्स लगा रहे हो। हम अमेरिकी हैं और हम पर टैक्स लगाओ, हम टैक्स देंगे तुमको? नहीं देंगे। क्यों? हमारा कोई ब्रिटेन के संसद में हमारा आदमी तो नहीं था। अब जब हमारा आदमी नहीं है तो तुम अपने मन से हम पर टैक्स कैसे ला सकते हो? हम नहीं देंगे टैक्स। विरोध हो गया, बहुत बड़ा विरोध हुआ, ठीक है। और वो टैक्स हटाया गया बाद में जाकर के, ठीक है। लेकिन उसका परिणाम फिर आगे चल कर दिखता ही है। एक्चुअल में उन लोगों का नारा था, उसमें एक नारा आप ध्यान में रखना कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। टैक्सेशन वो नहीं देंगे जब तक उनका रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना, प्रतिनिधि करने वाला,
वो अगर नहीं रहेगा संसद में, जैसे हमारा एक आदमी है, जैसे हम अपने इलाके के एक आदमी को चुने, वो संसद में बैठा, वो कोई नियम पारित कर रहा है हमारे लिए, तो हाँ चलो हम मान लेते हैं, ये चीज़ चल रहा था। अब अमेरिकी लोग बोल रहे कि हमारा कोई आदमी संसद में है ही नहीं, हम क्यों दें तुम्हारा टैक्स, हम क्यों माने तुम्हारी बात, तो वो उसको हटाना पड़ा था बाद में। लेकिन हाँ, ये कारण बना, अमेरिकी क्रांति का नींव पर गया, स्वतंत्रता संग्राम इस वजह से हुआ। बाद में बोस्टन का चाय पार्टी एक तात्कालिक कारण बनता है, ये सब और कुछ नहीं है, लेकिन उसका गहराई में जड़ ये सब है। ये संधि बना, ये टैक्सेशन बना, तो एक दीर्घकालिक परिणाम यहाँ पर आपको दिखेगा। एक और दीर्घकालिक परिणाम जानते हैं क्या बना? फ्रांस में क्रांति शुरू हुआ था 1789 में, आपको पता होगा, या फिर नहीं पता तो आप सुन लो। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो इसी का परिणाम है। अब फ्रांस दोनों जगह हारा, यूरोप में भी हारा, भारत में भी हारा, कनाडा में भी हारा, उत्तर अमेरिका में, तो तीनों जगह हारा। तो फ्रांस का एक तो अपमान हुआ, अपमान इतना ज़्यादा हो गया, सोचो पूरी दुनिया में उसको अपमान सहना पड़ा। और दूसरा, युद्ध का खर्चा फ्रांस का भी तो बढ़ेगा ना, वो युद्ध कर रहे तो उसका भी युद्ध का खर्चा बहुत बड़ा, खजाना खाली होने के कगार पर आ गया, आर्थिक संकट बढ़ गया। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे ना, वो क्या कर दिया पता है? फ्रांस के जो सत्ताधारी लोग थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, बुर्जुआ वर्ग वगैरह ये सब बढ़ा। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको बताएंगे, और फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। सोचो दीर्घकालिक परिणाम कैसे दिखता है। आपको शायद पता होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उसके बाद जर्मनी पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, और उसी की वजह से ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये दीर्घकालिक परिणाम आप देखो 20 साल 30 साल बाद आपको दिखने को नज़र आ रहा है, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा असर होता है। किसी चीज़ को ज़्यादा टॉर्चर करोगे तो वो लंबे समय में फिर फूटेगा, है ना। वही हिटलर ने किया था। तो ये पूरा कहानी है, ये महत्व है और कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, भारत को लेकर के यहाँ बताया गया है, तो थोड़ा सा समझते हैं क्या है। तृतीय कर्नाटक युद्ध ने भारत में ब्रिटेन के साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने फ्रांस को भारत में एक मात्र यूरोपीय प्रतिद्वंदी के रूप में समाप्त कर दिया। अब भारत में जो यूरोपीय प्रतिद्वंदी था, जो ब्रिटिशर्स का कॉम्पिटिटिव था, मतलब कॉम्पिटिटर था, ठीक है, मतलब समझो तो प्रतिस्पर्धा करता था ब्रिटेन से, वो खत्म हो गया भारत में, ठीक है। ब्रिटिशों का दबदबा बढ़ गया। बंगाल और दक्षिण भारत में उनके राजनीतिक प्रभाव का विस्तार हुआ, जिससे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की राह पूरी तरह से साफ हो गई। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो गया। अब थर्ड कर्नाटक युद्ध देखो कितना बड़ा, मतलब ये सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ना, जिसकी वजह से थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ, उधर फ्रेंच एंड इंडियन वॉर हुआ, ये सब कितना मतलब आपस में कनेक्टेड है। और ये चीज़ें जब आप समझिएगा तो कितना ज़्यादा मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ मतलब क्या मतलब कैसे बताया, इतिहास में कैसे बड़े बड़े चेंजिंग्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ये फर्स्ट कर्नाटक युद्ध और सेकंड कर्नाटक युद्ध और थर्ड कर्नाटक युद्ध तीनों आप जरूर देखे होंगे, क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है भाई। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो यूरोप में ही एक उत्तराधिकारी के युद्ध शुरू हुआ था, ऑस्ट्रिया के अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा इसको लेकर के, तो उसका असर भारत में देखने को मिला। और सेकंड कर्नाटक युद्ध भारत में ही अपना प्रभुत्व बनाने के चक्कर में इन लोगों ने लड़ा, ठीक है, नवाब वगैरह को कंट्रोल हम करेंगे, कठपुतली की तरह नचाएंगे, इसको लेकर के। और तीसरा कर्नाटक युद्ध फिर से शुरू हो गया यूरोप के ही सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा।